आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग में लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैं भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी का सपना देख रही थी। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूटा जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बड़े थे या फिर वो अच्छे नहीं थे, वो पढ़े लिखे भी थे, परंतु मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में ही स्वीकार किया। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही मान गई। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक मैंने परिवार से बातचीत नहीं की। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकास एक अच्छा और सुंदर पढ़ा लिखा आदमी है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, जिस तरह वो अपनी आपकी दूसरी बहन को खुश रखता था। एक अच्छा लड़का है और उसकी मुख्य बात वह लालची नहीं है, अच्छी कमाई करता है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी को आपकी बहन से हुए 2 साल हो गए हैं? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले की सूचना मुझे देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में सोचते हुए चली जाती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि मेरा फ़ोन बजता है और जब मैं देखती हूँ मैंने मोबाइल को उठाया तो उस पर नेहा कॉलिंग लिखाया। मैंने अपने दिल से खुश हो गई कि मेरी परेशानी का हल मेरी दोस्त उसका कुछ ना कुछ जरूर उपाय निकालेगी। कुछ अच्छी सलाह मांग लूंगी उससे। लेकिन कॉल करने के बाद मेरे होश खो बैठी जब नेहा ने अपने बारे में बताया। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। और उल्टा नेहा मैं अपनी परेशानी बताने की बजाय मैं उल्टा नेहा को सांत्वना देने लगी, जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी और तब इनके कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है, भ्रमजाल है और बड़ों के फैसले में आगे झुकना बुद्धिमानी है क्योंकि वे अपने अनुभवों के प्रकाश में सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि माँ का फैसला 100% सही था और तभी मैं अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हैरान थी और खुश भी थी। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद सुनीता दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहनते हुए देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी, मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत अच्छी थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी याद भी आती है। आप इस दुनिया में बहुत जल्दी दूर चली गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़ेलने आई थी। इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को प्यार से देखती हुई सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं विकास का इंतजार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज़ आई और सुनाई दी। मैं नीचे देखा, विकास अंदर आए। दरवाजा बंद कर दिया। विकास बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वह घुसे थे वैसे ही वापस चले गए और मैं देखती रह गई। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला। यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि विकास 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाया? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे हो ली। मैं सांत्वना से कुछ शब्द कहकर उनका दिल बहलाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सकें। और मैं कमरे से बाहर आ गई, उसी कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी। तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और अपने कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो विकास बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उससे नाश्ते के लिए कह रही थी।
मुझे उठता देखकर विकास बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विकास ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात में खराब मूड में भूल गया सब कुछ। उसी समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्करा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। विकास और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद विकास ने कुछ दोस्त मिलने आए तो वह उनसे साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने के में ही बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। विकास का रवैया थोड़ा अच्छा था कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जब रात हुई तो मैं उनका इंतजार करने लगी। मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि कल रात तक की तरह विकास कमरे में आया और दीदी की फोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी। जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था, उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे में निकली तो विकास के साथ दूसरे कमरे में गई तो उनसे पहले कि मैं वहीं खड़ी रह गई और उन्होंने गेट बंद कर लिया। मुझे अंदर से विकास की कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे किसी से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन दुल्हन अपने पति से पीछे भाग रही है और वह से जान छुड़ा कर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम समझदार हो, थोड़ा समझ लो बेटा। मैं निराशा से अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और विकास के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम दोनों बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार से और स्नेह से पाला था। दीदी पढ़ाई पूरा होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी तरह की जबरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने फैसला दीदी को ही सौंप दिया और मेरी माँ की सहेली के बेटे के विकास का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश हुई और उसकी खुशी देखकर दीदी भी मान गई और पापा ने भी विकास को बहुत पसंद किया था और विकास खुद सुनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपने दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती। खासकर जब मैं उसके घर रहने आती तो वह रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी मैंने उससे कारण जानना चाहा तो वह हंसती और मुझे टालते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई। ये बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी कही तो वो भी हंसी और बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती थी वह बहुत ही सजी संवरी और खुश होती थी। इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल में निकाल दिया। लेकिन एक बार रात को जब विकास दीदी के हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे इनका तौर तरीका संदेहास्पद लगा। मानो वह नशे में हो और नींद के प्रभाव में हो, या फिर शायद वह उस दिन जल्दी में थे और ये सब मैंने उस दिन नोटिस किया था। इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ते हुए चले गए। मैं दीदी के इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वो आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी इसलिए वे अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद विकास बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आए। उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हो जाता है और उसकी हरी भरी जिंदगी में ये एक बहुत ही बेकार दिन आता है। और वो इस तरह से आता है कि बिजली गिर गई थी उन पर। सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन क्रूर समय जो हर गम का मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने मामले में लौट आए। मेरे माता पिता ने विकास से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते और रात में दूसरे कमरे में चले जाते थे, जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दीदी की फोटो ले जाते, उसके बाद उससे बात करते। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों से सो गई। मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियां गूंज रही है। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश की और इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को नहीं छू पा रही थी।
तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैंने थक कर कहा तो मैं रो पड़ी। वह रो पड़ी। तुम मुझे तभी छू सकती हो अगर मुझे इंसाफ दिला दो। मेरी बहन, तुम मुझे इंसाफ दिला सकती हो क्या? इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती, उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। यह किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी और वो हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैं रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखता था उसे। अगली सुबह विकास के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई। मैंने देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। कमरे के अंदर आई तो देखा कि इस कमरे में एक सोफा सेट है और एक अलमारी के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा में कुछ खाली रैपर थे। मैंने उन्हें उठाया और उल्टा कर दिया। ये शायद दीदी की दवाएं थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने रैपर वहीं पर रख दिया और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। और एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिर गया। मैंने देखा कि वो नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान थी। मैंने वह बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले गई। शाम हुई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगा, जैसे उसका कोई कीमती सामान खो गया। मुझे उनकी इस बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर मैं ड्रग्स का इस्तेमाल करता था तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद विकास की आदत को छुड़ाने के लिए वो नशीली दवाइयों को अपने बैग में रख लेती थी, और मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ मैं सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता चलता है कि विकास पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं उनसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए इस बात को मैं फॉलो करते हुए विकास के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी विकास को खुश करने के लिए कुछ पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोग खाना खाने लगे। विकास को खाना बेहद पसंद आया। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ से प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुमने यह खाना बनाया है? तो विकास उसने हामी सर हिला दिया। विकास ने इस अनपेक्षित प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज्यादा उनसे पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूं, सो मैं चुप रही। एक बार फिर विकास ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन मुझे किसी बात से किचन से भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि मैं अपने बेटे को धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास की बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो आपने इसे इस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों नष्ट किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे में उन्होंने झकझोर कर रख दिया और उनसे अपना दुख भुलाने के लिए मैं सब किया। मैं उसे समझाऊंगी। सास की बात सुनकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में से आकर लौट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इतनी तरह तड़पते देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे और मैं सोचती रही कि ये ऐसा कौन सा राज है जो मुझे छुपाया जा रहा है, कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया कि दीदी को दौरा पड़ा और अस्पताल में ले गई। उस समय कुछ ही पूछने पर कोई अर्थ नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज नहीं मिला। सुबह विकास के काम जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम में छानबीन की पर वहां पर भी कुछ नहीं मिला और मैं हताश होने लगी। परंतु मेरे मन में संशय था। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मैंने संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपनी ही घर वालों पर शक कर रही हूँ। विकास के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार से दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि मैं दूसरे कमरे में गए और उसके हाथ में नहीं दो फ्रेम थे, एक नहीं दो फ्रेम थे।
एक फ्रेम तो पहचान गई थी कि वह दीदी की तस्वीर का फ्रेम था, दूसरा शायद नया बना था, लेकिन सस्पेंस यह था कि दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर है। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। आज रात मैं निश्चित रूप से यह रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह विकास कमरे में आया, हाथ में दीदी की तस्वीर ली, कुछ देर रुककर मुझसे देखने लगा और जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं सो रही हूँ वो वहीं पर रहे। इसके बाद वो बाहर निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा, इसलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो विकास दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहा था और विकास की बातें मैं सुन सकती। वो फोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, जल्दी तुम्हारा अकेलापन दूर हो कर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर विकास अपनी गोद में एक तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर मैं कुछ और कह रहा था। मैंने यह तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी और मैं वापस अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ गई। एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। विकास आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उन्हीं की थी। मुझे विकास को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंख लग गई। तभी फिर से दीदी के कहराने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी और हम दोनों गले लग गए थे। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी। दीदी का मामला तो मैंने अपने जानने में निपटा दिया। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे ही अपना वादा निभाना था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय में उठकर मैंने दूसरे कमरे में गई। विकास अब भी दूसरे कमरे में ही सोते थे, मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आकर सोच विचारों में गुम। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली तो कपड़े निकाल कर यह देखकर मैं दंग रह गई कि अलमारी में वह दवाइयाँ वाला बैग रखा नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग विकास ने निकाला था। मुझे विकास को गलत रास्ते से रोकना था। विकास को मरने से बचाना होगा। विकास को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा। मैं नाश्ता कर रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा आरती, मेरे फ़ोन पर बैलेंस खत्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर दर्द हो रहा है, उसे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँगी मैं। और मैं भी ऐसा ही करी। अपनी सास को बताए हुए नंबर पर मैंने अपने फ़ोन को डायल किया। अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास बात करती गई, अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई और ये सोचते हुए कि जब मम्मी की बात कर लेगी तो खुद ही मुझे फ़ोन देगी। काफ़ी देर बाद मम्मी जी को लेकर आई तो मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग लगा दिया कर मैं विकास के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों में अभी तक भुला नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि वह दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी खुद को मारना चाहते हैं। यह सोचकर मैं भी कांप उठी थी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया। कैसे विकास दिल से दीदी की यादों को निकालो, कैसे विकास के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को विकास ऑफिस से घर आए तो उसके हाथ में एक पिज्ज़ा का डिब्बा था और विकास कमरे में आए और बोले, आरती, मैं ये पिज्ज़ा तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह लो, खा लो यह पिज्ज़ा, ये तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ। विकास में मेरी तरफ पिज्ज़ा बढ़ाया था कि तभी बाहर से मेरी सास के विकास को आवाज़ दी। विकास पिज्जे का डिब्बा मुझे देकर बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर वे विकास बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते सुनते पिज्ज़ा खाया जाए। इसी इरादे से मैंने फ़ोन उठाया और एपिसोड मिस
हो जाते मैं उन्हीं रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस्ड एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन को रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वही वाली रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर के बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे सास ने इतनी देर बात क्यों की? उसके सर में दर्द हो रहा था, सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी। भला दवाई पूछने में इतनी देर बात करने में क्या ज़रूरत थी? ना चाहते हुए मैं रिकॉर्डिंग खोल ली और रिकॉर्डिंग वो सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचते समझते शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो ऐसे का ऐसा ही है, तो आप तो दूसरी शादी करवा दी, वह अब ठीक हो रहा है। लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, देखिए आपका बेटा दिमाग की मरीज है, उसे फ़ायदा होना थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगा। आपके कहने पर ही मैंने पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये मैंने ही गलत रिपोर्ट आपको दी थी और उसके पैसे मैंने वसूल किए। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। हाँ, मेरी फीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर मैं डॉक्टर फ़ोन को काट दिया। मैं वहीं सकते की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मेरी दीदी को मारा गया था। वे मौत मौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती है और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती है। अपनी दीदी को याद करते मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी और जरा होश आया तो मैंने सबके पहले उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं समझ चुकी थी कि विकास पिज्जा को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। जरूर पिज्जा में कुछ मिलाया। मैंने पिज्जा का डिब्बा एक तरफ रख दिया और जल्दी से मैं अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने यकीन करना ही पड़ा। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं वहीं पर पहुंचता हूँ। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं जल्दी से अपने पापा का फ़ोन खट करके पुलिस को फ़ोन किया, अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी देर में पुलिस हमारे घर पर पहुंच चुकी थी। उधर विकास जो समझ रहा था कि पिज्ज़ा खाकर अब तक मैं मर चुकी होंगी, इसी खुशी में हॉल में टहल रहा था। लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस के आते ही मेरी सास और विकास को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और विकास सफाइयाँ देते रहे, वो बेकसूर है। लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी थी और उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। और मैं ऐसा कर कर घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उस घर से हमेशा के लिए मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया तो ऐसा लगा कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो। अपने आप को इंसाफ मिलने पर, मुझे उस दरिंदे से बच जाने पर, मैंने विकास से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया था और अब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ गई। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी। एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठ पाओगे, ना जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी, लेकिन मम्मी पापा किसी की नहीं सुनी और मुझे पूरा साथ दिया। जिंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आएगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास जरूर भेजेगा। इस बारे में आपकी राय क्या है? मुझे अपने जीवन का सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना इस कहानी को और इस चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करना। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी कहानी को सुनते रहें।